लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को समझा था। इस लेक्चर में हम उसके आगे का पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का लेक्चर। चलिए देखिए, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस के बारे में, यानी उस इलेक्शन कमीशन के कार्य के बारे में। तो कौन कौन से कार्य हैं इसके? तो पहला कार्य हम यहां लिख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि प्रशासनिक कार्य। तो इलेक्शन कमीशन के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कौन कौन से हैं? तो इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्टीज का रजिस्ट्रेशन करता है। जो भी पार्टी होती हैं उनका रजिस्ट्रेशन करने का काम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। दूसरा बात कि पार्टीज को सिंबल देना। पार्टी को सिंबल कौन देता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है। थर्ड पॉइंट, कौन नेशनल पार्टी होगी, ये डिसीजन किसके द्वारा होता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। फोर्थ पॉइंट, रीजनल पार्टी कौन होगी, ये कौन, इसका किसका कार्य है? तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कार्य है। सेकेंड बात करें तो जो भी इलेक्टोरल रोल है, इलेक्टोरल रोल यानी मतदाता सूची को तैयार कराने का काम किसका है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। तो ये हमने देख लिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या क्या है। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। इलेक्शन कमीशन एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्वासी जुडिशियल क्या होता है? अर्ध न्यायिक। ये आता है ऑब्जेक्टिव कि इलेक्शन कमीशन कैसी बॉडी है, तो आपको बताना है कि ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, यानी अर्ध न्यायिक बॉडी है। अब क्या क्या डिसीजन ले सकता है? तो जैसे इलेक्शन के सिंबल को लेकर के अगर डिस्प्यूट हो तो उसका फैसला कौन करता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। रिसेंट में आप लोग को पता होगा कि महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे हैं उनके सिंबल्स को लेकर जो डिस्प्यूट हुआ है, वो रिसेंट में आपसे पूछ सकता है कि किसके साथ डिस्प्यूट हुआ है? तो उद्धव ठाकरे के सिंबल्स को लेकर के। तो पार्टी के सिंबल्स का डिस्प्यूट्स कौन क्लियर करता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और क्या कर सकता है क्वासी जुडिशियल में? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो, मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने अपना इलेक्शन का एक्सपेंसेस नहीं बताया है तो उसको डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है। तो ये उसका क्वासी जुडिशियल फंक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो उसका फंक्शन है वो है एडवाइजरी। तो ये सलाह देता है, ये एडवाइजरी नेचर का है। इसको सलाह देता है। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि आर्टिकल 102 कैंडिडेट के डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है कि कोई उम्मीदवार किन किन इश्यूज पे डिस्क्वालीफाई हो सकता है, और उसको डिस्क्वालीफाई कैसे किया जाता है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन किसकी सलाह पर? तो इलेक्शन कमीशन के सलाह पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सलाह पर। और यहां पर प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सलाह को मानने के लिए बाध्य है, बाइंडिंग है। दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि आर्टिकल 191 ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो कैंडिडेट हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। और इसमें भी कौन इनको हटाता है? तो गवर्नर। किसकी सलाह पर? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सलाह पर। और यहां पर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात को मानने के लिए गवर्नर बाइंडिंग है, बाध्य है, मानेगा ही। ये वाला कौन सा आर्टिकल है? तो ये वाला आर्टिकल है 103। और ये कौन सा आर्टिकल है? तो ये आर्टिकल है 192। तो इस तरह से हमने फंक्शंस को देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट को समझते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करता है। कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है? जैसे कि मान लीजिए आप लोग इस क्लासरूम में हो, क्लासरूम में आप कैसे बैठोगे इसका एक रूल है। ये जो सेट ऑफ रूल है, कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ रूल, यही कहलाता है कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक वैसे ही अगर इलेक्शन हो रहा हो तो कैंडिडेट और पार्टी किस तरह का व्यवहार करेंगे
इसके लिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाता है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो फर्स्ट पॉइंट, 1960 में केरला के 1960 में केरला के इलेक्शन में जो केरला का स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन था उसने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सबसे पहले लागू किया। इसके बाद सेकंड फैक्ट, इन 1962 में लोकसभा के जनरल इलेक्शन में सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोड ऑफ कंडक्ट को लागू किया। अब कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करना क्या इलेक्शन कमीशन का कार्य है? ये किस फैसले से आया? तो यहां देखिए लिखा हुआ है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस हरबंस सिंह जलाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ कहा कि आर्टिकल 324 में यह भी है सम्मिलित कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू कर सकता है। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी दी गई है, तो किस प्रकार इलेक्शन होगा यह तय वह करता है, इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आरपीए एक्ट, जिसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसके कुछ बेसिक जो सेक्शन है उसको हमको याद होना चाहिए। तो एक सेक्शन है सेक्शन 29A, जो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन करता है। तो ये किस सेक्शन से रिलेटेड है? तो सेक्शन 29A से रिलेटेड है, इसको याद रखिएगा। एक सेक्शन और बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत सारे सेक्शन रटने की जरूरत नहीं है, बट मैं एक वीडियो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 पे बनाऊंगा और वो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं। एक सेक्शन है, ये रिसेंट का सेक्शन है, इसलिए इसको याद रखिएगा, सेक्शन 8। सेक्शन 8 ये कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का कि अगर किसी पर्सन को 2 साल या उससे अधिक की सजा हो जाती है तो वो जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और यही केस फिलहाल में राहुल गांधी के साथ हुआ है। इस सेक्शन 8 के तहत जिस व्यक्ति को 2 साल या उससे अधिक की सजा हो जाएगी तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, डिलिमिटेशन कमीशन, जिसके बारे में हमने बात किया था, जिसको हम परिसीमन आयोग कहते हैं, परिसीमन आयोग का जिक्र कहां पर है? तो आर्टिकल 82 में है, और इसका जिक्र मिलता है आर्टिकल 170 में। डिलिमिटेशन कमीशन होता क्या है? डिलिमिटेशन कमीशन, आपको पता है कि इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसको हम लोग चुनाव क्षेत्र कहते हैं, वो कौन तय करता है? तो डिलिमिटेशन कमीशन तय करता है, यानी परिसीमन आयोग तय करता है कि कौन सा चुनाव का क्षेत्र होगा। और ये जो चुनाव का क्षेत्र है ये निर्धारित करता तो है डिलिमिटेशन कमीशन, लेकिन किसके सहयोग से करता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सहयोग से करता है, याद रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात, डिलिमिटेशन कमीशन बनाता कौन है? तो प्रेसिडेंट डिलिमिटेशन कमीशन को बनाता है, लेकिन किसके सहयोग से कार्य करता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सहयोग से काम करता है। ध्यान रखना, 2 आर्टिकल्स, आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170, ये डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, ये हमेशा जो है विवादों में रहती है, इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम मशीन। कभी हैक होने का विवाद होता है, तो बहुत सारे विवाद हैं, ठीक है। मशीन है तो पता नहीं इसके साथ क्या होता होगा या नहीं होता होगा, वो एक डिबेट का मुद्दा है। तो इसका प्रयोग सबसे पहले कब हुआ? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आप लोग को पता भी होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या होता है। पहले जो चुनाव होते थे वो बैलेट पेपर पे होते थे, अब चुनाव जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार कब लाया गया था? तो 1982 में केरला के बाई इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। बाई इलेक्शन आप लोग जानते हैं, एक होता है जनरल इलेक्शन, और जनरल इलेक्शन के बीच में कोई इलेक्शन हो तो उसको हम लोग बाई इलेक्शन कहते हैं। तो केरला के बाई इलेक्शन में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग हुआ था। अब देखो, आरपीए एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में यह लिखा हुआ था कि बैलेट पेपर से होगा, और चुनाव करा दिया गया किससे? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से करा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले अमेंडमेंट करो मेरे भाई, फिर जाकर के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लागू करना, क्योंकि वहां पर तो लिखा हुआ है बैलेट पेपर। तो 1988 में
1988 में आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को अमेंड किया गया और कहा गया कि बैलेट पेपर के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी प्रयोग हो सकता है। अब देखो आगे के फैक्ट को समझते हैं हम लोग। अब थर्ड फैक्ट ये है कि 1919 में 1999 में पहली बार पूरे गोवा के स्टेट असेंबली में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया, पूरे गोवा के स्टेट असेंबली में। अब आप पूछोगे कि लोकसभा के इलेक्शन में कब इस्तेमाल किया गया, तो फोर्थ पॉइंट है लोकसभा के इलेक्शन में 2004 का जो इलेक्शन था उस इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया और तब से लेकर के आज तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होता आ रहा है। अब एक और चीज है इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ, वीवीपैट, इसका फुल फॉर्म याद रखना, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, याद रखिएगा वीवीपैट। वीवीपैट क्या है कि आपने किसको वोट दिया है ये तो पता लगना चाहिए ना, और ये किससे पता लगता है, तो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। इसका प्रयोग सबसे पहले कब हुआ, तो लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था 2014 में, 2014 में सबसे पहले इसको प्रयोग में लाया गया। अब कैसे प्रयोग में लाया गया, तो आपको पता है कि लोकसभा की सीट्स कितनी है, 543। इस 543 सीट्स में 8 सीट्स पर वीवीपैट का प्रयोग किया गया। और फिर 2019 जो ये रिसेंट का लोकसभा का इलेक्शन है, इसमें जो है पूरे 543 सीट्स में वीवीपैट का प्रयोग किया गया था, है ना। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है नोटा। नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। अब भाई हमको जो भी कैंडिडेट हमको दिख रहे हैं वोटिंग मशीन में, अगर हम उनमें से किसी को भी पसंद नहीं करते हैं तो हम नोटा दबा सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द एबव। अब ध्यान समझिएगा ये आया कैसे। तो 2013 में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नोटा होना चाहिए। 2013 में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटा होना चाहिए। राइट, अगर हमको राइट टू सेलेक्ट है तो हमको राइट टू रिजेक्ट भी हमारे साथ होना चाहिए। वोट डालना हमारा अधिकार है, इट्स ए वोटिंग राइट, लेकिन वोट डालना अधिकार है तो हम वोट देने जरूर जाएं। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट हमको पसंद नहीं आ रहा है तो हमको सबको रिजेक्ट करने का भी अधिकार। हालांकि राइट टू रिजेक्ट और राइट टू सेलेक्ट के विषय में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आपको समझाएंगे उसको। लेकिन यहां पर जो राइट टू रिजेक्ट है एकदम सेम राइट टू रिजेक्ट नहीं है, उस पर कभी डिस्कशन करेंगे, वो मेंस का टॉपिक है। बट यहां ये याद रखिएगा, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटा होना चाहिए। 2015 में नोटा का सिंबल आया। तो नोटा का सिंबल कब आया, 2013 में। कैसा सिंबल है देख लो एक बार, ये है आपका, ये ऐसे बना हुआ है और ऐसे, ठीक, ये नोटा का सिंबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो कुछ आर्टिकल्स और हैं जो इलेक्शन से रिलेटेड है। एक तो हम लोगों ने पढ़ लिया है आर्टिकल 324 जो कि इलेक्शन कमीशन की बात करता है। दूसरा जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 325। अब ये क्या कहता है, तो किसी को भी रिलीजन, रेस, कास्ट या सेक्स के आधार पर इलेक्टोरल रोल में सम्मिलित करने से नहीं रोका जाएगा। 4 ग्राउंड्स यहां दिए गए। कौन कौन से 4 ग्राउंड है, रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स,
ये 4 ग्राउंड्स आपको याद रखने हैं। कभी कभी पूछ देता है कौन कौन से ग्राउंड्स हैं। देखो, यही कहलाता है पॉलिटिकल जस्टिस, यानी किसी को भी वोट देने से बाहर नहीं किया जाना ही पॉलिटिकल जस्टिस। इसके साथ पॉलिटिकल जस्टिस का आर्टिकल आपको आर्टिकल 326 मिलेगा, जो कि एडल्ट सफरेज की बात करेगा, यानी कि वयस्क मताधिकार की बात करेगा। जो भी 18+ है, चाहे वो किसी रिलीजन का हो, चाहे वो किसी जेंडर का हो, चाहे वो किसी रेस का हो, या चाहे किसी कास्ट का हो, उसको वोट देने से रोका नहीं जाएगा। तो आर्टिकल 325 एंड आर्टिकल 326 पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 327 ये किसकी बात करता है कि जो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, उसको पार्लियामेंट उसके लिए लॉ बनाएगी, उसके लिए एक्ट बनाएगी। जो भी इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड के प्रोविजंस हैं, जैसे आरपीए एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, किसके द्वारा बनाया गया? पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये राइट किसको है? पार्लियामेंट को है। अब मान लीजिए कुछ ऐसे प्रोविजंस हो जिन पे अभी तक कोई एक्ट ना बना हो, तो स्टेट लेजिस्लेचर भी कुछ एक्ट बना सकता है, लेकिन वो एक्ट बनाएगा जो कि पार्लियामेंट ने नहीं बनाए हो। तो आर्टिकल 328 इसी के बारे में बात करता है कि स्टेट लेजिस्लेचर भी एक्ट बना सकता है, लेकिन उसका एक्ट क्या होगा? वो एक्ट होगा जो पार्लियामेंट ने नहीं बनाया है। इसके साथ एक और आर्टिकल 329 इलेक्शन कमीशन के इलेक्शंस के मैटर्स में कोर्ट के इंटरफेयर को रोकता है। यानी कौन सा आपका आर्टिकल होगा? तो आर्टिकल 329 क्लॉज ए यह कहता है कि इलेक्शन के मैटर में कोर्ट का इंटरफेयर नहीं होगा। जैसे डिलिमिटेशन कमीशन है, डिलिमिटेशन कमीशन को हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक ऐसे ही 329 में बी क्लॉज भी है, और ये बी क्लॉज पिटीशन की बात करता है। इसकी बात हमने पिछले लेक्चर में की है। अगर आपने नहीं देखी हो तो वीडियो जरूर देखिएगा, वो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आगे और भी इलेक्शन से रिलेटेड वीडियो आएंगे, तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।